वेलकम बैक। नवाज शरीफ की वतन वापसी, नून लीग ने माहौल गरमाना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ ने गांव-गांव पहुंचकर इस्तकबाली मुहिम शुरू कर दी। अपने खिताब में कहा, नवाज शरीफ इंतकाम के लिए नहीं, मुल्क को हिंदुस्तान से आगे ले जाने के लिए वापस आ रहे हैं। 4 साल तक हमें सिर्फ गालियां दी गईं, चोर डाकू कहा गया। कोई सबूत होता तो आज आजाद नहीं, जेल की काल कोठरी में होते। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अपना मुकदमा अल्लाह के सामने रखेंगे। वापस आ रहा है हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, नवाज शरीफ आ रहा है कौम के जख्म पर मरहम रखने के लिए। अपना मुकदमा वो अल्लाह पे छोड़ेगा। 4 साल दिन रात गाली गलोच, हमें चोर और डाकू कहा गया और कहलवाया गया। हमारे खिलाफ कोई सबूत होता, आज मैं आपके सामने न खड़ा होता, काल कोठरी में होता। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है, हमारी सियासत कुर्बान हुई, पाकिस्तान को रियासत को बचाया। मुझे इसके ऊपर कोई इतला नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है, वतन वापसी का ढोंग रचाने वाले अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, ये टोला कौम को तबाही की दलदल में उतारने के बाद नया मंजन बेचने मैदान में निकला है। 16 माह में इस गिरोह की मुजरिमाना कारकर्दगी कड़े एहतसाब की मुतकाजी है। नाअहली पर शर्मसार होकर कौम से माफी मांगने के बजाय फिर बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लंदन भागने वाला इश्तिहारी वतन वापसी की जुर्रत करे, अवाम मुहासबे को तैयार है। चेयरमैन पीटीआई ने अवामी बहबूद के हवाले से तारीख की मुतहरिक तरीन हुकूमत चलाई। पीटीआई दौरे हुकूमत में महंगाई 11.5% के आसपास थी। 17 माह पहले पेट्रोल आज से आधी कीमत पर अवाम को मुयस्सर था। चेयरमैन पीटीआई की सदर आरिफ अलवी से मायूस थे। बहन अलीमा खान की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि सदर मुमलिकत ने आइन के मुताबिक किरदार अदा नहीं किया। सदर के इंतखाबात का ऐलान न करने पर वो बहुत दुखी थे। उनका ख्याल था सदर को कौम के लिए खड़ा होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई ने किसी किस्म की डील की तरदीद करते हुए कहा कि उनके पास कोई मिलने नहीं आया। बात उन्होंने की थी, वो बड़े उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे कि उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जाली के पीछे मुलाकात। जराए का कहना है, साइफर केस की समाअत के दौरान अदालत में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने कुछ देर आपस में गुफ्तगू की। वकीलों की भी जाली के पीछे से ही चेयरमैन पीटीआई से बातचीत हुई। चेयरमैन पीटीआई को जल्द अज जल्द सजा सुनाने का प्रोग्राम लग रहा है। स्पीड दिखाई जा रही है, चालान भी जमा हो गया, फर्द जुर्म भी लगा दी जाएगी, ट्रायल मुकम्मल करके सजा भी सुना दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंचोता की मीडिया से गुफ्तगू। बताया, जेल नुमा कमरे में अदालत लगी हुई है। चेयरमैन पीटीआई को जाली के पीछे खड़ा किया गया, कमरे में नहीं लाए। वकीलों को भी बात नहीं करने दी गई। उन पर पाबंदियां और सख्तियां रोज बरोज बढ़ाई जा रही हैं। इमरान खान साहब को इस केस जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया। स्पीड लगाई जा रही, चालान जमा भी हो गया, अकूल तकसीम करने के लिए भी डेट होगी, फिर फर्द जुर्म भी लगा दिया जाएगा, फिर ट्रायल मुकम्मल करके और सजा भी दी जाएगी। अंदर का हाल ये होता है कि एक कमरा है जिसमें अदालत लगी हुई है, कमरे के अंदर ही जेल नुमा एक ग्रिल है जिसकी दूसरी तरफ इमरान खान साहब को खड़ा किया गया। कोर्ट के अंदर नहीं आए और तमाम लोगों ने ये कहा क्यों नहीं अदालत के अंदर इमरान खान साहब को ला रहे। आज प्रॉपर तरीके से बात करने की भी इजाजत नहीं थी। उनके ऊपर पाबंदियां सख्तियां दिन ब दिन बढ़ाया रहे। सेल में रखा गया है, कोई जा सकता है ना उनसे कोई बात कर सकता है। मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी, लेकिन अगर फिजिकली देखा जाए उनकी सेहत के ऊपर असर हुआ है, वो कमजोर हुए हैं। सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, 9 मई को हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। वाकयात की मंसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत जमान पार्क में हुई। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत से टकराव की पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। हम्माद अजहर, मुराद सईद, आजम स्वाति और फारूक हबीब फौज मुखालिफ ग्रुप था।
اداروں پر حملے کے بعد پی ٹی آئی کی بنیادیں ہل گئیں. تو اس خبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہاں آپ کو بتائیں کہ جو یہ ساری منصوبہ بندی ہوئی تھی, عہدے سے ہٹانا تھا, واقعات کی منصوبہ بندی چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمان پارک میں ہوئی. عثمان ڈار کا ایسا کہنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی کی بھرپور حمایت کی. کا جو واقعہ ہے وہ ایک دن میں رونما نہیں ہوا. رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف دو مائنڈ سیٹ کہہ لیں. ایک وہ مائنڈ سیٹ جس میں مراد سعید اعظم سواتی, معاذ اظہر, فاروق حبیب, یہ اینٹی فوج جی ٹکراؤ کی سیاست کو سپورٹ کرنا. ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا جیسے اسد عمر ایوب, علی محمد خان, شفیع محمود صاحب بھی تھے, جو کہ مفاہمت کی راستے کی بات کرتے تھے. ہاں بالکل. عمران خان صاحب اس گروپ کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے جن کی سوچ ٹکراؤ والی تھی. وہ ایک تسلسل شروع ہوا, بیچ میں لانگ مارچ بھی آیا. اس گروپ کا جو بیانیہ تھا پارٹی پرویل کرتا جا رہا تھا. عمران خان صاحب اس پالیسی کو یا اس چیز کو سپورٹ بھی کر رہے تھے. گرفتاری تھی نا خان صاحب کی, اس کو لے کے پورے پنجاب میں سے, کبھی کے پی میں سے ورکرز کو کال کر لیا جاتا تھا. ہاں وہ کیا تھا, یہی تھا نا, ایک ہیومن شیلڈ کہہ لیں. عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تھی ایسی ذہن سازی ورکر کی ہو گئی کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں. بنائی بھی عمران خان صاحب نے ذہن سازی کی, انہوں نے بنائی یا ورکر کی بن گئی. لانگ مارچ جنرل عاصم منی تعیناتی روکنے کے لیے کیا تھا عمران خان نے. آف کورس عمران خان صاحب کو شاید انسٹیٹیوشن کے اندر سے کوئی انفارمیشن تھی, لانگ مارچ کرنے سے جنرل عاصم منی جو ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے. 9 میں تو ایک تاریخ ہے نا, لیکن وہ ایک جو پروسیس چلتا آ رہا تھا اور وہ کبھی بھی ایکسپیکٹڈ تھا. یہ تو بات ہو رہی تھی میٹنگز میں, اگر گرفتاری کی صورت میں ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہونا ہے, اگر پارٹی یہاں تک آئی ہے تو عمران خان صاحب کے فیصلوں سے آئی ہے. 9 میں ایک ایسا شرمناک سانحہ ہے جس کی جتنی بھرپور مذمت کی جائے وہ کم ہے. ایسا سیاہ دبا ہے جسے اب وقت لگے گا دھلنے میں. میرے لیے اس بیانیے کے ساتھ چلنا مشکل ہے. میں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سیاست دونوں کو خیر بات کہہ دوں. غیر قانونی مقیم افغان اور دیگر افراد کو ان کے ملک واپس بھیجو. ملک بھر کے شہریوں کا مطالبہ. غیر قانونی مقیم افغان شہری مسائل کی جڑ ہیں. ملک میں بڑھتی دہشت گردی اور مہنگائی کا ذمہ دار عوام نے. چلیے اب افغانیوں کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے. جن کا پاسپورٹ میں ویزا بھرا نہیں ہے, قانونی کا رہتے ہیں تو ان کو واپس جانا چاہیے. افغانی بھی ہمارے بھائی, لیکن اپنے ملک میں جانا چاہیے ان کو, کیونکہ ان کا ملک بھی آباد ہے. 90% جو جرائم میں یہ لوگ ملوث ہیں. جن کو آپ پکڑے افغانی نکلتے ہیں. جب یہاں سے جائیں گے تو جرائم میں بہت کمی آئے گی اور مہنگائی میں بھی کمی آئے گی. افغان یہ چاہے جو بھی ہے, اور یہی لوٹ مار کرتے ہیں, سب کو پتا ہے. اپنے ملک سے نکالنا چاہیے, ان کو نکالنا چاہیے, یہ کیونکہ یہ تو ملک پر یہ بوجھ ہے. افغان باشندے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر موجود ہیں, لیکن کوئی چیک بیلنس نہیں. غیر ملکی 2 نمبر شناختی کارڈ بنوا کر پاکستان میں ہو جاتے ہیں. ہماری اس سے معیشت میں بڑا نقصان آتا ہے. افغان مہاجرین جو ہیں وہ جرائم پیشوں میں بہت زیادہ ملوث ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا امپریشن دوسرے ملکوں کے لحاظ سے بہت خراب جا رہا ہے. اگر اس آپریشن کو صحیح منظم طریقے سے کیا جائے تو اس کے اثرات ضرور پڑیں گے, کیونکہ ہمارا صوبہ کافی متاثر ہے افغان مہاجرین کی وجہ سے. جرائم میں بھی اضافہ پائے جاتے ہیں. دخلی ہوگی. 1600 افغان پکڑ لیے جنہیں بے دخل کر رہے ہیں. نگراں وزیر داخلہ سندھ کا اعلان. کہا افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ, دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ لگ چکا ہے. کراچی میں ڈاکوؤں کو مارنا شروع کر دیا, اب جرائم کم ہوں گے. میں نے بڑا کلیئر اناؤنس کیا تھا کہ جس سردار کے ایریے میں ایبڈکشن ہوگی یا رینسم ہوگا یا پولیس والے کو شہید کیا جائے گا تو وہ سردار کی ذمہ داری لگائیں گے, جس سے بڑا فرق پڑا ہے. اور ابھی سرداروں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. 20-20 لاکھ ہیڈ منی والے سرنڈر کر رہے ہیں. بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریب چمن بارڈر کراسنگ پر فائرنگ. افغان سپاہی نے پاکستان سے افغانستان جانے والے افراد پر بلا اشتعال فائرنگ کی. فائرنگ سے 12 سال کے بچے سمیت 2 پاکستانی شہری شہید, 1 بچہ زخمی ہو گیا. ISPR نے بتایا پاکستانی فورسز نے مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کیا. سیکیورٹی اہلکاروں نے مسافروں کی موجودگی کے باعث جوابی فائرنگ سے گریز کیا. جاں بحق افراد کی لاشیں DHQ اسپتال چمن منتقل کر دی گئیں. پاکستانی حکام نے افغان حکام سے مجرم سپاہی کی حوالگی کا مطالبہ کرتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کو کنٹرول کرے گی. ISPR کا کہنا ہے مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے نظم و ضبط یقینی بنایا جائے. پاکستان مثبت اور تعمیری باہمی تعلقات کے لیے پرعزم ہے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
5वां मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कल से भारत के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। 10 टीम्स के दरमियान कप और $10 मिलियन की इनामी रकम के लिए मुकाबला होगा। इफ्तिताही मैच दफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। लंदन में सर्जरी ऑपरेशन के बाद की वीडियो सामने आ गई। नसीम शाह वालिदा को याद करके रोती है। डॉक्टर्स ने पेसर को 4 से 6 हफ्ते आराम की हिदायत की है। 1.5 माह बाद प्रैक्टिस कर सकेंगे। नसीम शाह ने ट्वीट में बताया वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। दुआओं पर मदाहों का शुक्रिया अदा किया। वेलकम बैक। चमन की 13 साल की लाइबा ब्रेन ट्यूमर में मुब्तला है। मदरसे में पढ़ाने वाला वालिद इलाज का खर्च उठाने से कासिर है। बच्ची को तकलीफ में देखकर लोगों से मदद की अपील करती। अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट। इलाके मुर्दा कारेज का रिहायशी हाफिज अजीजुल्लाह की 13 साल बेटी लाइबा को ब्रेन ट्यूमर है। बेटी की बीमारी का सुनकर पाँव से जमीन निकल गई। तकरीबन 6 माह से इसका ट्यूमर है, सर पे दाना है, कैंसर है। इसका इलाज हो सकता है, इलाज मुमकिन है। मेरे पास इसका इलाज का रकम नहीं है। हाफिज अजीजुल्लाह का कहना है कि बेटी की इलाज पर अपनी जमा पूंजी खर्च की, वही 3.5 लाख रुपए का कर्ज भी ले चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी बेटी का इलाज कराची में मुमकिन है। हुकूमत और मुखिर हजरात से माली ताउन अपील करता हूँ। मदरसे में पढ़ाने वाला हाफिज अजीजुल्लाह बेटी की बीमारी के बायस बाकी बच्चों की किफालत भी नहीं कर पा रहा है। कराची के जिन्ना अस्पताल में मुफ्त रोबोटिक सर्जरी का आगाज हो गया। अस्पताल के सरबराह डॉक्टर शाहिद रसूल की क़यादत में 14 रुकनी टीम ने 2 कामयाब रोबोटिक सर्जरीज की। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए अनवार खान की। कराची में पहली मरतबा रोबोटिक सर्जरी की कामयाबी के बाद मुस्तहिक मरीजों को रोबोटिक सर्जरी की जदीद सहूलत मुफ्त फराहम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और नसों का मसला था तो इस सिलसिले में आए थे, डॉक्टर से रुजू किया था तो डॉक्टर ने लेके चेकअप करके जो है ना सर्जरी का कहा। यूरोलॉजी, गायनी समेत मुख्तलिफ सर्जिकल अमराज से मुतालिक यौमिया बुनियादों पर 2 रोबोटिक सर्जरी करने का फैसला किया गया है। रोबोटिक सर्जरी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 20 सर्जन्स हैं जो टोटली ट्रेंड है और उनके साथ साथ टेक्नीशियंस हैं। जो भी रोबोटिक सर्जन ट्रेंड है वही हमारे पास सर्जरी कर रहे हैं। आज हमने फर्स्ट यूरोलॉजी का केस किया है JPMC में। माहिरीन के मुताबिक लेप्रोस्कोपी सर्जरी पर निजी अस्पताल में 2.5 से 3 लाख जबकि रोबोटिक सर्जरी पर 5 लाख रुपए के अखराजात आते हैं। पेशेंट के लिए प्राइवेट सेटअप में इसको अफोर्ड करना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये पब्लिक सेक्टर में फैसिलिटी अवेलेबल हो जैसे कि हमारे यहाँ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो फिर सर्जन के लिए भी नेमत है और पेशेंट के लिए भी नेमत है। इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट फराहम करने वाली कंपनी की जानिब से 200 से 300 सर्जरी मुफ्त की जाएगी, जिसके बाद सिंध हुकूमत मावनत करेगी। पहली मरतबा जिन्ना अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की कामयाबी पर रोबोटिक टीम के तमाम अरकान इंतहाई खुश नजर आए। रोबोटिक सर्जरी के शोबे के अंदर जिन्ना अस्पताल का संग मील इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ आने वाले मुस्तहिक मरीजों को अब मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। कैमरामैन इमाद के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।